वह न डूबने वाला विमानवाहक पोत, जिसके बारे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लगता था कि वे यूरोप के हृदय स्थल कलिनिनग्राद ओब्लास्ट के अभेद्य किले में घुस आए हैं, अब चुपचाप डूब रहा है। यह विशेष क्षेत्र दुश्मन की गोलाबारी से नहीं, बल्कि पुतिन के अपने अहंकार के कारण डूब रहा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के क्रूर आर्थिक प्रतिबंधों और बाल्टिक सागर पर नाटो की अडिग नाकेबंदी ने, जो कभी एक जीवंत व्यापार केंद्र और औद्योगिक शक्ति था, उसे घोर दुख के द्वीप में बदल दिया है। कैलिनिनग्राद के बंदरगाह व्यापार में 70% की विनाशकारी गिरावट ने अवताटर जैसी विशाल फैक्ट्रियों में उत्पादन पूरी तरह ठप कर दिया है, और इस आर्थिक संकट का सबसे दर्दनाक चेहरा ओब्लास्ट के बाजारों में साफ दिखाई दे रहा है। मक्खन जैसी बुनियादी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में एक साल में 34% की बढ़ोतरी के साथ कैलिनिनग्राद के लोगों पर मंडरा रहा खाद्य राशनिंग का खतरा रूस की दुखद स्थिति को उजागर करता है। इसे सैन्य घेराबंदी नहीं, बल्कि आधुनिक आर्थिक युद्ध का सबसे क्रूर रूप बताया जा रहा है। दूसरे शब्दों में, कैलिनिनग्राद एक ऐसे किले की दुखद कहानी में तब्दील हो रहा है जो बाहरी बमों से नहीं, बल्कि अंदर की भूख और निराशा से ढह रहा है। क्रेमलिन के रणनीतिकारों की गलत गणनाओं के कारण कैलिनिनग्राद के लाखों लोगों का भाग्य रातों रात तय हो गया। तो फिर पश्चिम के लिए रूस का कभी प्रदर्शन स्थल रहा कैलिनिनग्राद इतने कम समय में एक औद्योगिक कब्रिस्तान और दुखों के एक द्वीप में कैसे बदल गया? कैलिनिनग्राद के पतन को समझने के लिए पहले इसके भूगोल को समझना होगा। यह रूसी मुख्य भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर नाटो के क्षेत्रों पोलैंड और लिथुआनिया से घिरा हुआ है, लगभग एक द्वीप जैसा। पुतिन इस रणनीतिक क्षेत्र को नाटो के सीने में धंसे खंजर की तरह देखते थे, बाल्टिक सागर में एक न डूबने वाला विमानवाहक पोत। हालांकि नाटो ने उस खंजर को अपने चारों ओर एक अपरिवर्तनीय पिंजरे में बदल दिया। यह सिर्फ एक सैन्य घेराव नहीं था, बल्कि एक क्रूर आपूर्ति श्रृंखला अवरोध अभियान था जिसने कलिनिनग्राद की सभी जीवन रेखाएं काट दी। यह क्षेत्र पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया था। इस नाकाबंदी का पहला चरण नाटो सदस्य लिथुआनिया द्वारा यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के साथ शुरू हुआ। रूस से कैलिनिनग्राद तक एकमात्र जमीनी संपर्क लिथुआनिया से होकर गुजरने वाली वह संकरी रेलवे लाइन थी। हालांकि 2022 में शुरू हुए और 2025 तक और कड़े किए गए यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों ने सीमेंट, स्टील, तकनीकी उत्पादों जैसी आवश्यक वस्तुओं के आवागमन को पूरी तरह से रोक दिया। रूस से आने वाली ट्रेनों को लिथुआनियाई सीमा पर रोक दिया गया, वैगनों को सील कर दिया गया और प्रतिबंधित माल ले जा रहे सभी माल को वापस भेज दिया गया। जो कभी रेल यातायात के दिन हुआ करते थे, अब नौकरशाही की बाधाओं और खाली वैगनों के हफ्तों में बदल गए थे। कलिनिनग्राद को रूस से जोड़ने वाला लोहे का पुल अचानक ढह गया था। पुतिन ने कैलिनिनग्राद को नाटो के दिल में धंसे खंजर की तरह देखा। हालांकि नाटो ने उस खंजर को अपने चारों ओर एक पिंजरे में बदल लिया था। दूसरे शब्दों में, नाकाबंदी ने रूस को पूरी तरह से घेर लिया था और कैलिनिनग्राद को घेर लिया था। विशेष एन्क्लेव की भूमि नाकाबंदी के बाद समुद्री नाकाबंदी भी हुई। जैसा कि हमारे वीडियो की शुरुआत में बताया गया है, कैलिनिनग्राद बंदरगाह कभी इस क्षेत्र की जीवन रेखा हुआ करता था। हालांकि समुद्री नाकाबंदी के बारे में और अधिक विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है। BMW, किया और हुंडई जैसे पश्चिमी ब्रांडों की असेंबली लाइनों के पुर्जे रूस के तेल और गैस उत्पाद और यूरोप जाने वाले अनगिनत वाणिज्यिक सामान कैलिनिनग्राद के बंदरगाहों से दुनिया भर में भेजे जाते थे। हालांकि 2022 से लगाए गए प्रतिबंधों और बाल्टिक सागर में नाटो की भारी नौसैनिक शक्ति ने इस जीवंत यातायात को एक भूत में बदल दिया है। जैसा कि बताया गया है, इस क्षेत्र में बंदरगाह व्यापार 70% तक गिर गया है। वे बंदरगाह जो कभी हजारों जहाजों का स्वागत करते थे, अब वीरान खाली जगहें हैं जहां सिर्फ तेज हवा की आवाज सुनाई देती है। हालांकि कागजों पर जहाजों का आना जाना अभी भी जारी दिख रहा है, लेकिन डिलीवरी लगभग ठप्प हो गई है। प्रतिबंधित माल ले जाने वाले जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में प्रवेश करने से हिचकिचा रहे हैं और बीमा कंपनियां इन जोखिम भरे रास्तों से बचती हैं। जो कुछ जहाज पहुंचे भी, उन्हें हफ्तों तक सीमा शुल्क विभाग में रोके रखा गया, उनके माल को क्वारंटाइन किया गया और अंततः वापस भेज दिया गया। कलिनिनग्राद बंदरगाह अब व्यापार केंद्र नहीं रहा और एक औद्योगिक कब्रिस्तान का प्रवेश द्वार बन गया था। इस बीच नाटो के हवाई क्षेत्र को रूसी विमानों के लिए पूरी तरह से बंद कर देने से कलिनिनग्राद का आखिरी और सबसे कठिन रास्ता भी नाकाबंदी में बदल गया। मुख्य भूमि रूस से कलिनिनग्राद जाने के इच्छुक प्रत्येक रूसी विमान को बाल्टिक सागर के ऊपर एक संकरे और लगातार निगरानी वाले अंतर्राष्ट्रीय गलियारे से गुजरना पड़ता था। इससे न केवल देरी हुई और लागत में वृद्धि हुई, बल्कि यह भी साबित हुआ कि रूसी वायुसेना अपने ही क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से प्रवेश नहीं कर पा रही थी।
पोलैंड और बाल्टिक राज्यों की वायुसेनाएं इस गलियारे पर लगातार नजर रखती थीं, हर रूसी विमान पर कड़ी नजर रखती थीं और थोड़ी सी भी चूक होने पर तुरंत प्रतिक्रिया देती थीं। यह एक अदृश्य दीवार थी जो यह घोषित कर रही थी कि कैलिनिंग्राद का आकाश अब रूस का नहीं रहा। रसद मार्गों के कट जाने, पश्चिमी तकनीक तक पहुंच पूरी तरह बंद हो जाने और वैश्विक व्यापार के पतन ने कैलिनिंग्राद, जो कभी रूस के सबसे गतिशील औद्योगिक केंद्रों में से एक था, को रातों रात मलबे के ढेर और एक विशाल औद्योगिक कब्रिस्तान में बदल दिया। यह केवल एक आर्थिक पतन नहीं था, बल्कि इस बात का एक दर्दनाक प्रमाण था कि प्रतिबंधों के कारण इस क्षेत्र की आत्मा, पहचान और भविष्य कैसे नष्ट हो गए। इस विनाश का सबसे दुखद प्रतीक एव्टोटर कारखाना था। प्रतिबंधों से पहले यह विशाल कारखाना एक गौरवशाली औद्योगिक केंद्र था, जहां दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल ब्रांडों के लिए सालाना लाखों कारें बनती थीं। हजारों पोलिश और रूसी मजदूर यहां ऊंची तनख्वाह पाते थे और आधुनिक पश्चिमी जीवन शैली का आनंद लेते थे। हालांकि जब पश्चिमी साझेदार पीछे हट गए और इंजन चेसिस और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे जरूरी पुर्जों की आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई, तो एव्टोटर की विशाल उत्पादन लाइनें अचानक शांत हो गईं। कारखाने में उत्पादन लगभग पूरी तरह ठप हो गया और हजारों मजदूर रातों रात बेरोजगार हो गए। कैलिनिनग्राद में जर्मन कारों का उत्पादन होता था। अब सिर्फ बेरोजगारी और निराशा ही हाथ लगती है। कोई कारखाना नहीं है और भविष्य खतरे में है। उद्योग और रसद के इस पूर्ण पतन ने इस क्षेत्र में व्यापक बेरोजगारी की लहर पैदा कर दी है। कैलिनिनग्राद के विशाल कारखानों से लेकर बंदरगाह के मजदूरों तक, छोटे व्यवसायों से लेकर सेवा क्षेत्र तक हजारों लोग अचानक अपनी आय से वंचित हो गए। हालांकि आधिकारिक रिपोर्टों में बेरोजगारी के आंकड़े जारी नहीं किए गए, लेकिन आम जनता में फैली अफवाहों के अनुसार यह 30% से ज्यादा हो गया था। लोग अब अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पा रहे थे और न ही अपने परिवारों का भरण पोषण कर पा रहे थे। यह सिर्फ एक आर्थिक संकट ही नहीं था, बल्कि एक गहरा सामाजिक पतन भी था। हालांकि इस आर्थिक पतन का सबसे दर्दनाक और मानवीय चेहरा सुपरमार्केट की अलमारियों और कैलिनिनग्राद के लोगों की मेजों पर साफ दिखाई दे रहा था। अलगाव और आर्थिक गतिरोध ने क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा को सीधे प्रभावित किया। अत्यधिक मूल्य वृद्धि और बुनियादी खाद्य पदार्थों की कमी ने कैलिनिनग्राद को मानवीय संकट के कगार पर ला खड़ा किया, लगभग एक भूख से मरते किले की तरह। पुतिन का किला अंदर से सड़ रहा था और लोग भुखमरी का सामना कर रहे थे। इस क्षेत्र में खाद्य मुद्रास्फीति रूसी औसत से कहीं अधिक थी। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार अकेले मक्खन की कीमतें एक साल में 34% बढ़ गईं। मांस, डेयरी उत्पाद, अंडे और ताजी सब्जियां रूस के सबसे पश्चिमी और समृद्ध क्षेत्रों में से एक में रहने वाले लोगों के लिए विलासिता की वस्तुएं बन गई थीं। प्रतिबंधों ने न केवल पश्चिमी ब्रांडों बल्कि यूक्रेन और बाल्टिक देशों से ताजा खाद्य पदार्थों की आपूर्ति भी रोक दी थी। सुपरमार्केट की अलमारियों पर खाली जगहें दिखाई देने लगीं। कुछ बुनियादी उत्पाद तो पूरी तरह से गायब हो गए। इस स्थिति से स्थानीय अधिकारियों में खलबली मच गई। जैसे जैसे इस क्षेत्र में खाद्यान्न भंडार कम होते गए, ऐसी खबरें आईं कि स्थानीय सरकारें संकट गहराने की स्थिति में बुनियादी खाद्यान्नों के लिए राशन कार्ड प्रणाली शुरू करने की योजना बना रही हैं। यह एक दुखद कदम था जो 1990 के दशक या सोवियत संघ के अंतिम दिनों में रूस की आर्थिक अराजकता की याद दिलाता है। कैलिनिनग्राद, जो कभी पश्चिम का प्रतीक था, अब एक विपदा के द्वीप में तब्दील हो रहा था, जिसकी आर्थिक स्थिति रूस के बाकी हिस्सों से भी बदतर थी। रूस के सबसे विकसित क्षेत्र में लोग खाद्य राशनिंग के खतरे में जी रहे थे। इस आर्थिक और मानवीय संकट ने कैलिनिनग्राद के लोगों में गहरा आक्रोश और निराशा पैदा कर दी है। कैलिनिनग्राद के लोग, जो कभी पुतिन के मजबूत रूस के आख्यान में विश्वास करते थे और पश्चिमी जीवन शैली का आनंद लेते थे, अब क्रेमलिन की रणनीतिक गलतियों के कारण भूख और गरीबी से जूझ रहे हैं। सोशल मीडिया और स्थानीय समाचार समूहों में कब्जाकारी प्रशासन और खुद पुतिन की आलोचना तेजी से बढ़ रही थी। पुतिन ने हमें एक मजबूत किले का वादा किया था, अब हम उस किले के अंदर भूख से मर रहे हैं, ये शब्द विरोध के नारे थे। कैलिनिनग्राद ओब्लास्ट से लीक हो रही तस्वीरों में बाजारों के सामने झगड़े, पेट्रोल पंपों की कतारों में झड़पें और राज्य में विश्वास की गहरी खाई दिखाई दे रही थी। कैलिनिनग्राद का पूर्ण पतन इस बात का सबसे स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे पुतिन द्वारा यूरोप पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक रणनीतिक संपत्ति को पश्चिम की आर्थिक शक्ति और नाटो के भौगोलिक लाभ द्वारा बोझ में बदला जा सकता है। दूसरी ओर, यह स्थिति इस बात का प्रमाण है कि क्रीमिया या ट्रांसनिस्ट्रिया जैसी रूस की कोई भी अलग थलग क्षेत्रीय संपत्ति कितनी असुरक्षित हो सकती है। दूसरे शब्दों में, कैलिनिनग्राद की वर्तमान स्थिति मॉस्को के लिए एक भयावह मिसाल कायम करती है।
अब कोई भी रूसी चौकी शक्ति प्रदर्शन का साधन नहीं रह जाएगी, बल्कि एक रणनीतिक बोझ बन जाएगी जिसे आपका प्रतिद्वंद्वी आसानी से कुचल सकता है, जिससे आपको लगातार संसाधन खर्च करने पड़ेंगे। यह आधुनिक भू राजनीति में किले के जाल को उजागर करता है। हालांकि यह किला जाल सिर्फ नागरिक आबादी और अर्थव्यवस्था को ही निगल नहीं रहा है। इसका असली और अंतिम शिकार सेना ही है, जिसे उस किले की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। बाजारों में खाली पड़ी अलमारियां, पेट्रोल पंपों पर लगी कतारें और लोगों का बढ़ता गुस्सा आखिरकार उन सुरक्षित बैरकों, सबसे गुप्त गोला बारूद डिपो और सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों के स्टील के ढांचों तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार यह स्थिति यूरोप में पुतिन के खंजर को एक धीमे लेकिन अजेय जहर में बदल देती है, जो अपनी ही म्यान में जंग खा रहा है। हालांकि क्रेमलिन की प्रचार मशीन कलिनिनग्राद को एक अभेद्य किले के रूप में चित्रित करना जारी रखती है, जो अभी भी हजारों सैनिकों, सैकड़ों टैंकों, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस्कैंडर मिसाइलों और बाल्टिक बेड़े के मुख्य अड्डे से सुसज्जित है। इस चमकदार और खतरनाक मुखौटे के पीछे एक ऐसी सेना का मौन और दर्दनाक पतन छिपा है, जिसकी रसद लाइनें काट दी गई हैं, जिसका मनोबल गिर चुका है और जो सीधे आर्थिक संकट के केंद्र पर प्रहार कर रही है। यह क्षय रूसी बाल्टिक बेड़े में सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो कभी बाल्टिक सागर का भयावह दुःस्वप्न हुआ करता था। एक आधुनिक युद्धपोत केवल चालक दल और मिसाइलों से ही नहीं बनता। ऐसी नौसैनिक संपत्तियां अत्यंत जटिल और नाजुक मशीनें होती हैं, जिन्हें लगातार ईंधन, पश्चिमी निर्मित सटीक स्पेयर पार्ट्स, तकनीकी रखरखाव और गोला बारूद की पुनःपूर्ति की आवश्यकता होती है। कैलिनिनग्राद की ज़मीनी, समुद्री और हवाई नाकेबंदी ने इस मशीन की जीवन शक्ति को पूरी तरह से रोक दिया है। प्रतिबंधों के कारण जहाज की आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों, इंजनों और हथियार प्रणालियों के लिए ज़रूरी कलपुर्जों का प्रवाह रुक गया है। नाटो की निरंतर निगरानी में रूस की मुख्य भूमि से ईंधन और गोला बारूद लाना एक बेहद जोखिम भरा और महंगा काम बन गया है। नतीजतन बाल्टिक बेड़े के जहाज अब खुले समुद्र में शिकार करने वाले नहीं रहे, बल्कि अपने ही बाल्टिक बंदरगाह में जंग खाकर सड़ने के लिए छोड़े गए धातु के ढेर बन गए हैं। अभ्यासों की संख्या में नाटकीय रूप से कमी आई है, जहाज़ों का समुद्र में बिताया गया समय कम हो गया है और परिचालन तत्परता का स्तर इतिहास में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। यह न केवल एक सैन्य कमजोरी है, बल्कि चालक दल के लिए एक नैतिक आपदा भी है। पोलिश, जर्मन, स्वीडिश और अमेरिकी युद्धपोतों को अपने बंदरगाहों के ठीक बाहर खुलेआम गश्त करते देखना, किनारे पर उतरते ही दुकानों में खाली अलमारियों और अत्यधिक कीमतों का सामना करना, और यह सुनना कि उनके परिवार खाद्य राशनिंग के खतरे में जी रहे हैं, रूसी नाविकों का इस बात पर विश्वास दिन ब दिन कम होता जा रहा है कि वे किसके लिए और किसके लिए लड़ रहे हैं। यही गिरावट कलिनिनग्राद में तैनात 11वीं सेना कोर के थल सैनिकों पर भी पड़ रही है। इन इकाइयों के टैंक, बख्तरबंद वाहन और प्रसिद्ध इस्कंदर मिसाइल बैटरियां अपने बैरकों से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, क्योंकि ईंधन की राशनिंग हो रही है और स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध नहीं हैं। वे अब पोलैंड या लिथुआनिया के लिए खतरा नहीं हैं, बल्कि अपने ही ठिकानों में फंसे हुए स्थिर रक्षात्मक ठिकानों की तरह हैं। मुख्य भूमि से नियमित सुदृढ़ीकरण की कमी के कारण गोला बारूद का भंडार गंभीर स्तर तक गिर गया है। यह स्थिति कमांडरों को संभावित संघर्ष में हर गोली और हर मिसाइल का इस्तेमाल कहां करना है, इस बारे में असंभव चुनाव करने पर मजबूर कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा संकट जवानों के बीच है। ये जवान खुद को एक द्वीप पर फंसा हुआ महसूस करते हैं, 3 तरफ नाटो सेनाओं से और एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ। उन्हें पता है कि किसी संभावित संघर्ष में रूस उन्हें समय पर मदद नहीं भेज पाएगा और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। यह मनोवैज्ञानिक घेराबंदी एक अदृश्य हथियार है, जो सेना की लड़ने की इच्छा शक्ति को सबसे मजबूत टैंक कवच से भी ज्यादा प्रभावी ढंग से भेद देता है। कैलिनिनग्राद में नाटो जिस रणनीति को लागू कर रहा है, वह दरअसल यूक्रेन द्वारा क्रीमिया में सफलतापूर्वक लागू किए गए मॉडल की एक नकल है, जिसे और भी ऊंचे स्तर पर ले जाया गया है। दूसरे शब्दों में, सीधे सैन्य हमले, एक खूनी लैंडिंग ऑपरेशन से दुश्मन को तबाह करने के बजाय वह उसकी रसद और आर्थिक जीवन रेखाएं काट रहा है, उसे अपने ही भार तले भीतर से ढहने के लिए मजबूर कर रहा है। क्रीमिया में यूक्रेन कर्च ब्रिज, ईंधन डिपो और कमांड सेंटरों पर हमला करके प्रायद्वीप पर रूसी सेना का धीरे धीरे दम घोंट रहा है। इसी तरह नाटो लिथुआनियाई पारगमन मार्ग और बाल्टिक सागर को बंद करके कैलिनिनग्राद का आर्थिक और सैन्य रूप से गला घोंट रहा है। इसमें क्रेमलिन के लिए एक भयानक रणनीतिक सबक छिपा है।
यह मॉडल दर्शाता है कि रूस के अन्य सभी जमे हुए संघर्ष क्षेत्र जैसे कि जॉर्जिया में दक्षिण ओसेशिया और अबखाजिया जैसी उसकी अग्रिम चौकियां कितने असुरक्षित हैं। ये सभी क्षेत्र कैलिनिनग्राद की तरह भौगोलिक रूप से अलग थलग हैं और रूस की एकमात्र जीवन रेखा पर निर्भर हैं। पश्चिम किसी भी समय इन जीवन रेखाओं को काट सकता है, जिससे ये रूसी कठपुतली राज्य बिना एक भी गोली चलाए भुखमरी और पतन की ओर धकेल दिए जा सकते हैं। नतीजतन कलिनिनग्राद अब पुतिन द्वारा यूरोप के दिल में घोंपा गया खंजर नहीं रहा। यह अब एक कैंसरग्रस्त अंग, एक रणनीतिक ट्यूमर बन गया है जो शासन के सीमित संसाधनों को सैन्य रूप से अपंग बना रहा है, जिसके लोग विद्रोह के कगार पर हैं और राजनीतिक रूप से विस्फोट के लिए तैयार हैं। यह पुतिन के अहंकार और रणनीतिक गलतफहमियों का एक शर्मनाक स्मारक है जो बाल्टिक सागर के तट पर जंग खा रहा है, सड़ रहा है और बदबू मार रहा है। और वो जंग लगा खंजर अब धीरे धीरे और दर्द से उस हाथ में जहर घोल रहा है जिसने कभी उसे अंदर से गर्व से थामा था।